Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to another episode of On the Way Home Wangshan Fanfiction। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग वांगजी के अपार्टमेंट में ही रुकने का सोचता है। वुयिंग वांगजी से पूछता है तो आज रात डिनर में हम क्या खाने वाले हैं। वांगजी उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ वेजिटेरियन टोफू लेकर आया हूँ, आई होप तुम्हें वो अच्छा लगेगा। वुयिंग कहता है हाँ वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं और अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग दोनों बेबी की नर्सरी रूम बनाने का सोचते हैं। वुयिंग कहता है हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए लंजा। दोनों बेबी स्टोर जाते हैं जहाँ पर हर जगह बेबीज़ के सामान ही सामान दिख रहे थे, पर उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा सामान उन्हें खरीदना चाहिए। वांगजी कहता है पहले हम नर्सरी थिंग्स से शुरुआत करते हैं। ऐसा कहकर वो वुयिंग का हाथ पकड़ लेता है, जो वुयिंग को थोड़ा सा शॉकिंग लगता है क्योंकि आज तक इस तरह वांगजी ने पब्लिक में कभी भी उसका हाथ नहीं पकड़ा था। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ सिर्फ अल्ट्रासाउंड के वक्त ही पकड़ा था। पर लंजा का इस तरह हाथ पकड़ना वुयिंग को काफ़ी सेफ और सिक्योर फील करा रहा था। अब वो दोनों पहले फर्नीचर्स के पास जाते हैं। अब वांगजी की नज़र एक डार्क वुड से बने पालने की तरफ जाती है। वो वुयिंग से कहता है ये अच्छा लग रहा है ना वुयिंग, हम इसे ही खरीदेंगे। वुयिंग कहता है हाँ ये बहुत अच्छा है पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा ना। वांगजी उससे कहता है इस बात की चिंता मत करो वुयिंग। वुयिंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ लंजा, पर फिर भी मुझे बुरा फील हो रहा है। वांगजी अब उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है और उससे कहता है मेरी तरफ देखो वुयिंग, हम दोनों ये सब साथ साथ कर रहे हैं ना। हमारी करंट सिचुएशन ऐसी है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह पाता हूँ और उनके साथ रह पाऊँगा या नहीं ये भी मैं नहीं जानता। तुम उन्हें जन्म देने वाले हो, कम से कम मैं उनके लिए ये सब तो कर ही सकता हूँ ना। अब चाहे तुम्हें ये अच्छा लगे या ना लगे पर मैं ये करूँगा। वुयिंग उससे कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा लंजा, ये बहुत ब्यूटीफुल है, थैंक यू वेरी मच। वांगजी कहता है ठीक है फिर हम इसे ही खरीदेंगे। अब वो दोनों क्लोथिंग शॉप पर आते हैं। वुयिंग कहता है क्या बेबीज़ के लिए कपड़े खरीदना कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। वांगजी कहता है नहीं मुझे नहीं लगता, हम कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। इस तरह वो दोनों मिलकर बेबीज़ के लिए कुछ कपड़े और सॉक्स भी खरीद लेते हैं। स्टोर से बाहर आते आते उन दोनों के हाथ पूरी तरीके से भर चुके थे। उन्होंने काफ़ी सारे डायपर्स भी खरीद लिए थे। वांगजी ने स्पेशली वो डायपर्स खरीदे थे जिन पर बनी फेसेस बने हुए थे। वुयिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने बेबीज़ को वो डायपर्स पहनाने के लिए। जब वो दोनों बाहर निकल ही रहे होते हैं तभी सडनली वुयिंग को कोई आवाज़ देता है और वुयिंग की पूरी बॉडी एकदम कोल्ड हो जाती है। ये आवाज़ वो पहचानता था। ये आवाज़ और कोई नहीं बल्कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड वांग पेंग की थी। वुयिंग को अचानक से इतना शॉक्ड होते हुए देख वांगजी उससे कहता है वुयिंग तुम्हें क्या हुआ। वुयिंग पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो वैनपेंग वहीं खड़ा था। वुयिंग उससे कहता है हाय। वैनपेंग उससे कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। वांगजी उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। वो फिर से वुयिंग का नाम लेता है तो वुयिंग कहता है लंजा ये वैनपेंग है, मेरा एक्स। और वो वैनपेंग से कहता है ये लंजा है। वैनपेंग तुरंत उससे पूछता है ये कौन है। वुयिंग इससे पहले कोई जवाब देता वांगजी उसे जवाब दे देता है मैं उसका पार्टनर हूँ। वुयिंग को इस बात पर वार्म फीलिंग होने लगती है और वो वैनपेंग से हाँ कह देता है। वैनपेंग अब उसे नीचा दिखाते हुए कहता है तुमने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया वुयिंग किसी और के बेड में जाने के लिए, तुम इतने ज़्यादा मरे जा रहे थे। इस बात पर वांगजी कहता है अपने शब्दों पर ध्यान दो। वुयिंग अब जब वैनपेंग को देख रहा था तो उसे सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। वो वांगजी के साथ सोया था ताकि वो वैनपेंग को भुला सके और आज वैनपेंग को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में वैनपेंग के लिए कभी प्यार था ही नहीं। वैनपेंग फिर उससे कहता है मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा बहुत तो चल ही जाएगा, पर तुमने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया। वुयिंग उससे कहता है तुमने मुझे छोड़ा था, अब तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, गुड बाय। ऐसा कहकर वुयिंग वहाँ से तुरंत जाने लगता है। वो वैनपेंग की तरफ मुड़कर देखता भी नहीं है। वांगजी भी उसे फॉलो करता है। वांगजी उससे कहता है वुयिंग तुम ठीक हो ना, उसने तुम्हें अपसेट तो नहीं किया ना। वुयिंग वांगजी से कहता है बिल्कुल नहीं लंजा, मैं उसकी वजह से बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, बल्कि आज मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं तो उसके बारे में भूल ही चुका हूँ। वांगजी कहता है तो यही वो तुम्हारा एक्स है जिसके बारे में तुमने काफ़ी समय पहले मुझसे डिस्कस किया था। वुयिंग कहता है हाँ लंजा, ये कितना बड़ा जर्क है ना, मुझे इससे उस वक्त ही ब्रेकअप कर देना चाहिए था, पर उस वक्त मैं प्यार में अंधा था।
अब मुझे उससे बिल्कुल प्यार नहीं है, बल्कि उससे नफ़रत है। मुझे ये सोचकर ही घिन आती है कि मैं क्यों उसके साथ था। वांग जी वियिंग का हाथ पकड़ता है। वो दोनों टैक्सी बुलाते हैं। पूरे रास्ते वो दोनों बिल्कुल साइलेंट थे। सडनली वियिंग अपना हेड वांग जी के शोल्डर्स पर रख लेता है और वांग जी भी उसे तुरंत पकड़ लेता है। वियिंग की बहली अब इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी कि वो अपने खुद के पैरों को नहीं देख पा रहा था, पर उसे विश्वास था कि उसके पैर भी बहुत ज़्यादा स्वॉलन हो गए हैं, क्योंकि उसके शूज़ अब उसे फिट नहीं हो रहे थे। वो कुछ भी करता उसे बैक पेन होने लगता था। वो अपनी बैक पर या फिर अपनी राइट साइड से होकर भी नहीं सो सकता था। वो हमेशा रात के समय वांग जी को कंप्लेन किया करता, मैं क्या करूँ लंजा, मैं अपनी राइट साइड से सो भी नहीं सकता हूँ। वांग जी अब वियिंग को विज़िट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आया करता था, पर कभी कभी वो अपने वर्क की वजह से विज़िट नहीं कर पाता था और तब वियिंग और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो जाता था। उसे पता था कि ये सब प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से नहीं है, बल्कि ये सब लंजा की वजह से है। उसे लंजा की आदत हो गई है। बिना लंजा के रहना अब उसे एक टॉर्चर जैसा लगता था। ये बात उसे हर्ट करती थी कि लंजा के पास वियिंग को छोड़कर भी एक लाइफ है, क्योंकि वियिंग उसका सब कुछ बनना चाहता था। ये सब के बारे में वो अपने दोस्त वेनचिंग, हुएसांग और वेनिंग से डिस्कस कर रहा था। तभी वेनचिंग उससे कहती है, तुम्हें अपने बेबीज़ के डैडी से प्यार हो गया है वियिंग। वियिंग उसे कहता है, उसे ऐसे बुलाना बंद करो। हुएसांग कहता है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये प्रेग्नेंट है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया वियिंग। वियिंग कहता है, ये सब कुछ बहुत एम्बैरेसिंग था ना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सका। हुएसांग कहता है, अच्छा इसमें क्या एम्बैरेसिंग है, तुम एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में ला रहे हो और ये तुम्हें एम्बैरेसिंग लगता है। वियिंग कहता है, ये एम्बैरेसिंग है क्योंकि ये सब अनप्लान्ड हुआ, एक एक्सीडेंट के थ्रू हुआ। वेनचिंग उससे कहती है, वैसे तुम काफ़ी लकी हो, ज़रा सोचो अगर ये ट्विन बेबीज़ वेनपेंग के निकलते तो। वियिंग कहता है, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाता। मैं खुद बहुत शॉक्ड हुई ये सोचकर कि मैं कभी भी उसके साथ प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुआ, जबकि हम दोनों साथ में काफ़ी इंटीमेट होते थे। वेनिंग कहता है, शायद ये तुम्हारी किस्मत में था कि तुम और लंजा आपस में मिले। वियिंग कहता है, तुम और शिजिए बिल्कुल एक जैसे हो। उनका भी यही कहना है, हालांकि मैं ये किस्मत वगैरह में विश्वास नहीं करता। वेनपेंग में दम ही नहीं होगा। वेनिंग कहता है, मैं किस्मत में विश्वास रखता हूँ और शायद लंजा तुम्हारा सोलमेट है वियिंग। वियिंग कहता है, आई विश वेनिंग कि ऐसा ही होता, पर मैं इतना भी लकी नहीं हूँ। हुएसांग कहता है, अगर मैं लंजा के बच्चों को जन्म दे पाता तो मैं तो खुद को बहुत लकी फील करता। ज़रा उसके बारे में सोचो, वो हर चीज़ में परफेक्ट है। वो कितना सीरियस टाइप का बंदा है। वो किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नहीं है। वो गॉर्जियस है, रिच है और जहाँ तक मुझे लगता है वो एक हस्बैंड से भी ज़्यादा बढ़कर तुम्हें ट्रीट करता है। इतना तो कोई हस्बैंड भी अपने पार्टनर का ख्याल नहीं रखता होगा यार। तुमने सच में इस बंदे को पाकर लॉटरी जीत ली है। वियिंग कहता है, और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारा भाई उसके भाई को डेट कर रहा है। इतना ज़्यादा किस्मत कनेक्शन कैसे बन सकता है। वेनिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा ना, सब कुछ किस्मत का खेल है। और वेनिंग कहता है, हो सकता है वियिंग लंजा भी तुम्हारे बारे में यही सब सोच रहा हो। वियिंग कहता है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ज़रा मेरी तरफ देखो, मैं कितना अगली दिखता हूँ। इतनी बड़ी सी मेरी बैली हो गई है, मैं अपने पैरों तक पहुँच नहीं पाता हूँ। मुझे विश्वास है वो सिर्फ बेबी से प्यार करता है, मुझसे नहीं। वेनचिंग कहती है, तुम एक इडियट हो वियिंग। तुमने ही तो मुझे बताया था कि तुम्हारे प्रेगनेंसी टाइम में भी तुम दोनों इंटीमेट होते हो। वियिंग उसे चिल्लाते हुए कहता है, वेनचिंग मैंने ये बात सिर्फ तुम्हें बताई थी, तुम्हें इसे कॉन्फिडेंशियल रखना था। पर हुएसांग कहता है, तुम दोनों अभी भी इंटीमेट होते हो। क्या वो 2 बेबीज से सेटिस्फाइड नहीं है जो और बेबीज करवाना चाहता है। वियिंग कहता है, शट अप हुएसांग। हुएसांग कहता है, इसका मतलब तुम दोनों अभी भी साथ सोते हो। वियिंग कहता है, हाँ शायद हो सकता है कि उसे मुझ में इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक बार जब मैं बेबीज़ को जन्म दे दूँगा तो शायद उसका सारा इंटरेस्ट चला जाएगा। वेनचिंग उससे कहती है, जब पहली बार तुम दोनों इंटीमेट हुए थे क्या तब तुम प्रेग्नेंट थे। वियिंग मुंह बनाते हुए कहता है, काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिससे तुम लोग गलत हो। मेरे साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, मैं एक प्रेग्नेंट पर्सन हूँ। फाइनली अब वो वीकेंड आने वाला था जब जांग्स लंजा से मिलने वाले थे। वियिंग और वांग जी एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे जहां अंकल जांग और आंट यू आने वाले थे। वो दोनों 10 मिनट पहले पहुंच गए थे और वियिंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था।
वांगजी उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, वुयिंग घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा। वुयिंग को आंट यू को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी। आंट यू हमेशा उससे हार्श बातें करती हैं। वुयिंग को अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त था, पर वो नहीं चाहता था कि वो लंजा से भी रूडली बातें करें। यही सब सोच सोचकर उसे टेंशन हो रही थी। कुछ समय बाद जांग फेंगम्यान और आंट यू वहाँ पहुँच जाते हैं। वुयिंग उन दोनों को वांगजी से इंट्रोड्यूस करवाता है। वांगजी उनसे कहता है, आंट यू, अंकल जांग, आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। आंट यू उससे कहती है, नाइस टू मीट यू लंजा, मैंने सुना है कि तुम मेरे सन इन लॉ की कंपनी के साथ काम करते हो। वांगजी कहता है, हाँ, हमारी कंपनी साथ में काम करती हैं, मैं उनसे कई ओकेजन्स पर मिल चुका हूँ। जांग फेंगम्यान वुयिंग से कहता है, वुयिंग, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वुयिंग मन में सोच रहा था, मैं बहुत टेंशन में हूँ अंकल। पर वो जांग फेंगम्यान से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी आंट यू उससे कहती है, तुमने इतने टाइट कपड़े क्यों पहने हैं? बेबीज़ को कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। वुयिंग कहता है, सॉरी आंट यू, मैं जैसे ही घर जाऊँगा चेंज कर लूँगा। अब आंट यू उससे कहती है, और तुम पॉजिटिव बुक्स तो रीड कर रहे हो ना? ऐसे समय में ज़रूर रीड करनी चाहिए, इससे बेबीज़ को पॉजिटिविटी मिलती है। तभी वांगजी कहता है, आंट यू, वुयिंग बेबीज़ के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो उसे करना चाहिए। अब आंट यू उससे कहती है, मैंने सुना है तुम सोजू में रहते हो, फिर तुम दोनों के बीच थिंग्स कैसे वर्कआउट करेंगी? वांगजी उससे कहता है, मैं सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ आंट यू। मैंने प्लान बनाया है कि मैं वुयिंग और चिल्ड्रन को विजिट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आया करूँगा। अंकल जांग मुस्कुराते हुए कहते हैं, दैट्स गुड, चिल्ड्रन होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और तुम दोनों के तो ट्विंस होने वाले हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल डबल हो जाती है। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स अंकल। तभी मैडम यू कहती है, आई होप तुम दोनों रेडी हो। वुयिंग ने आज तक कोई भी कभी समझदारी वाला काम नहीं किया है, और शायद इस केस में भी यही होने वाला है। अच्छी बात है कि लंजा उसके साथ है, वरना वुयिंग तो अकेले पता नहीं क्या ही करता। ये सब सुनकर वुयिंग को बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि इस वक्त वो यहाँ से कैसे भी डिसअपियर हो जाए। पर कहीं ना कहीं मैडम यू सही भी थी। वुयिंग ने कभी भी कोई समझदारी का काम नहीं किया, इवन प्रेगनेंसी भी एग्जैक्टली प्लान नहीं थी। पर ये सारी बातें आंट यू लंजा के सामने कह रही थी, इस बात का वुयिंग को बहुत बुरा लग रहा था। तभी वांगजी इवन टोन में कहता है, वुयिंग बहुत केपेबल है आंट यू, मुझे खुशी है कि मैं उसके साथ हूँ, पर मैं इस बात पर भी श्योर हूँ कि अगर मैं उसके साथ नहीं भी होता तब भी वो सब कुछ हैंडल कर लेता। आंट यू कहती है, 2 बेबीज़ के साथ वो हैंडल कर पाता? बिल्कुल भी नहीं। आजकल के यंग लोगों को कहाँ इतनी नॉलेज होती है। पर तुम मुझे बताओ अब लंजा, क्या वुयिंग तुम्हारी फैमिली से मिलने वाला है? वुयिंग अचानक से शॉक रह जाता है, आंट यू इतनी स्ट्रेट बातें कैसे कर सकती हैं? तभी वांगजी कहता है, जब भी वो रेडी होगा मैं उसे अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। मेरे अंकल और ब्रदर का शेड्यूल बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जिससे वो मैनेज नहीं कर पाते, पर वो दोनों भी वुयिंग से और बेबी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। इसी तरीके से बाकी सारा डिनर का वक्त भी निकल जाता है। वुयिंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, पर उसके मूड को बिल्कुल नॉर्मल करना वांगजी को अब आता था। वो जैसे ही उसे घर ले जाता है वो दोनों इंटीमेट होते हैं, और वांगजी उसकी पूरी बॉडी पर मार्क्स छोड़ता है। वुयिंग अपना कुछ वर्क कर रहा था, तभी जंगशा उसे कॉल करता है। जंगशा उसे फ़ोन पर कहता है, शिजिन लेबर पेन में है। 1 घंटे पहले जिशन ने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया था, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्या तुम भी आ सकोगे? वुयिंग तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वो रास्ते में वांगजी को कॉल करते हुए कहता है, मेरी शिजिन लेबर में है लंजा। वांगजी उससे कहता है, दैट्स वंडरफुल न्यूज़ वुयिंग, प्लीज़ मुझे सब कुछ बताते रहना। वुयिंग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल लंजा, मैं बहुत जल्द ही अंकल बनने वाला हूँ लंजा, मैं बहुत खुश हूँ, पर कहीं ना कहीं डर भी है, अगर कुछ हो गया तो? वांगजी उससे कहता है, कुछ गलत नहीं होगा वुयिंग, तुम्हारी सिस्टर सब कुछ अच्छे से जानती हैं, वो बर्थिंग क्लासेस भी ले रही हैं, उन्हें या उनके बेबी को कुछ नहीं होगा। वुयिंग अब उससे पूछता है, लंजा क्या मुझे भी बर्थिंग क्लासेस की ज़रूरत है? वांगजी कहता है, नहीं, तुम बस अपनी फैमिली के साथ रहो और अपना ख्याल रखो, मैं तुमसे जल्दी ही बात करूँगा, मैं 3 दिन में तुमसे मिलूँगा। वुयिंग कहता है, ओके लंजा, मैं 3 दिन इंतज़ार कर सकता हूँ। वांगजी कहता है, दैट्स गुड वुयिंग, ये 3 दिन कब निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। शिजी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और हेल्दी बेबी बॉय को जन्म देती है। जिशन तो उसे देखकर हॉस्पिटल में ही रोने लगता है। वुयिंग उसे देखकर कहता है,
आई कांट बिलीव ये कितना छोटा सा है। विंग बेबी बॉय को अपनी गोद में लिए हुए था। तभी आंटी उससे कहती है, तुम इतनी देर से खड़े हो, क्या तुम्हें पता है कि ये बेबीज़ के लिए कितना बुरा हो सकता है? तुम बैठ जाओ विंग, बहुत जल्दी भी तुम्हारा टर्न भी आने वाला है, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर रहो। विंग कहता है, हाँ आंटियों, मैं भी चाहता हूँ कि वो समय अब जल्दी आ जाए। मैं प्रेग्नेंट रहते रहते थक गया हूँ। आंटी उससे कहती है, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखा करो। तुम पोइट्री तो रीड कर रहे हो ना, और एक तुम यंग लोग हो जो किसी भी चीज़ को सीरियसली लेते ही नहीं हो। अपनी बैली को इतना रब मत करो आइंग। विंग तुरंत अपना हाथ हटा लेता है और मैडम यू से कहता है, सॉरी आंटियों। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।